आगे बढ़ेंगे। पेटीएम के फाउंडर को सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि आईपीओ लाने के समय गलत जानकारी देने का आरोप उन पर है। बोर्ड मेंबर्स को भी नोटिस भेजा गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पेटीएम के जो फाउंडर हैं उनको सेबी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी नोटिस भेजा गया। रंजना, आपके पास जानकारी? बिल्कुल, देखिए फ्रंट पेज पर इसका जिक्र किया गया है। पेटीएम के सीईओ को सेबी का नोटिस, और सेबी ने पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा को कर्मचारी स्टॉक विकल्प आवंटन में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और इसके बाद सोमवार को पेटीएम के शेयर 4% लुढ़क गए। वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक परिणामों के मुताबिक कंपनी ने 2021-22 के में शर्मा को 2.1 करोड़ ESOP जारी किए थे। और सेबी ने कंपनी के उस समय के निदेशकों को भी नोटिस जारी किया है। और देखिए वहीं पेटीएम ने सोमवार को शेयर बाजार को दिए गए जवाब में कहा कि नोटिस नया घटनाक्रम नहीं है और वह इसके बारे में बाजार में नियामक के साथ संपर्क में है। और देखिए किस तरीके से सेबी नोटिस पर, क्योंकि पेटीएम की तरफ से सफाई दी गई, जैसे कि आपने भी कहा कि उन्होंने कहा ये पुराना मामला है। तो ऐसे में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने सोमवार को सेबी के कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। नोटिस में तथ्यों की गलत जानकारी देने और प्रमोटर वर्गीकरण के नियमों का पालन न करने के आरोप थे। इस पर कंपनी ने कहा कि नया घटनाक्रम नहीं है। वहीं जून तिमाही के नतीजों में इस मामले से जुड़े तथ्यों का पहला ही खुलासा कर चुकी है। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं सोने चांदी के दामों की। चांदी एक दिन में 1,576 रुपए महंगी हुई है, 88,191 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं सोने की बात करें तो सोने की कीमतों में 618 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अखबारों में भी इस बात की जानकारी, अगर अमर उजाला की कारोबार सेगमेंट में जाकर देखें तो हेडलाइन दी गई कि त्योहार के सीजन में बढ़ सकती है सोने की मांग और आयात शुल्क में कटौती से खुदरा उपभोक्ता को राहत मिली है। खरीदारी लोगों की बढ़ी है। आयात शुल्क में पर्याप्त कटौती से सोने की कीमतें अधिक आकर्षक हो गई हैं, आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। यानी कि इससे आगामी त्योहार के सीजन में देश में सोने की मांग मजबूत रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब विश्व स्वर्ण परिषद के सीईओ सचिन जैन ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% करने से खुदरा उपभोक्ताओं को राहत मिली है और खरीदारी को बढ़ावा मिला है। अब मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक अशर ओ ने कहा है कि शुल्क कटौती से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच में धारणा बदल गई है, जो मूल्य वृद्धि के कारण खरीदारी टाल रहे थे। उन्होंने कहा कि शुल्क कटौती के बिना सोने की कीमतें 80,000 रुपए से ऊपर नए रिकॉर्ड की ऊंचाइयों को छू सकती थी, लेकिन अब वे उच्चतम स्तर से नीचे कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में अधिक आयात से बढ़ सकता है व्यापार घाटा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई की तर्ज पर यूएलआई, आरबीआई की बड़ी सौगात, एक क्लिक पर ही मिल जाएगा कर्ज। यूएलआई यूपीआई की तरह ही लोन क्रांति की तैयारी है। एक क्लिक पर खाते में सीधे लोन पहुंच जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आरबीआई की यह तैयारी है। तो आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट तकनीकी पहल यूएलआई पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इसे जल्दी पूरे देश में लागू किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई की तर्ज पर ही यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस पेश करने का ऐलान किया। इसके जरिए लोगों को बेहद कम समय में लोन देने की सुविधा होगी और इसका बड़ा फायदा छोटी रकम के कर्ज लेने वालों को होगा, खासकर जो छोटे कारोबारी होते हैं और उद्यम जो होते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ये लेटेस्ट तकनीक जो पहले यूएलआई, इसका पायलट प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं और इसे जल्दी पूरे देश में लागू किया जाएगा। पहले केंद्रीय बैंक की ओर से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम, यानी इसको और इजी और उसको थोड़ा फास्ट बनाने के उद्देश्य से ही इसको शुरू किया गया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने 2 राज्यों में आसान ऋण को सक्षम बनाने वाले प्रौद्योगिकी मंच की पायलट परियोजना की भी शुरुआत की थी। अब छोटे गांव जो होंगे और जो कस्बे होंगे उनको इससे कैसे फायदा हो, जरा वो समझिए। यूएलआई का सबसे ज्यादा फायदा देश के छोटे गांव, कस्बों, छोटे मझोले उद्यमों को होगा। इसे यूपीआई की तर्ज पर ही विकसित किया गया है और उसकी मदद से बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज देने में आसानी महसूस करेंगी और इसे कोई भी संस्था आसानी से अपना पाएगी। यूपीआई ने भुगतान के तरीके को बदल दिया, वैसे ही यूएलआई कर्ज देने की प्रक्रिया को बदल देगा और एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यूएलआई जो प्लेटफॉर्म है, इस पर कर्ज लेने वाले ग्राहकों की भूमि रिकॉर्ड सहित अन्य जरूरी जो डिजिटल जानकारी होगी वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। इससे जो कर्ज देने वाले संस्थान है उनको सभी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी और इससे कर्ज जारी करने की प्रक्रिया में जो लगने वाला एक समय होता है, जो एक प्रोसीजर होता है। आप जब भी एक लोन अप्लाई करते हैं तो पहले आप डॉक्यूमेंट देंगे, फिर आपका लोन प्रोसीजर चलेगा, फिर आपका लोन पास होगा, लोन सैंक्शन होगा, फिर आपको पैसा मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको चेक थमाया जाएगा, फिर आप उसको क्लियर कराएंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको बहुत ही ईजी प्रोसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म पर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, वहां पर तुरंत से आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट कर ले जाएगा
उसी प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे आप यूपीआई यूज करते हैं वैसे ही आपको यूएलआई के जरिए सीधे आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा और उसी को कर्ज देने के मामले में क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए दैनिक भास्कर में क्योंकि फ्रंट पेज पर सबसे पहले यही खबर छपी है और ये लिखा है कि यूएलआई यूपीआई की तरह लोन क्रांति लाने की तैयारी। अब आप समझिए कि आखिर यूएलआई क्या है। जैसे कि आपको पूजा ने भी बताया, आरबीआई यूपीआई जैसा एक नया सिस्टम ला रही है जिसके बाद यूजर्स को ऑनलाइन कर्ज देने में आसानी होगी। जैसे आज फोन पे, गूगल पे और पेटीएम ऑनलाइन ऐप यूपीआई पर बेस्ड हैं जिसकी निगरानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है। ऐसा ही अब प्लेटफॉर्म यूएलआई देगा। एक ओटीपी, सिर्फ आपको एक ओटीपी देना होगा और उसके बाद आपका लोन तुरंत आपको मिल जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा? आधार, ई-केवाईसी, सरकारों के लैंड रिकॉर्ड्स, पेन वैलिडेशन, बैंकों, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों और अकाउंट एग्रीगेटर्स जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकड़े जुटाएगा और इसके आवेदन के लोन लेने की क्षमता का आकलन फौरन हो जाएगा। पूरा सिस्टम सहमति के आधार पर काम करेगा जिससे डेटा गोपनीय बना रहेगा। फायदा क्या होगा? जल्दी से आप समझ लीजिए। तुरंत कर्ज लेने वाले मौजूदा ऐप्स पर सरकार व आरबीआई का सीमित नियंत्रण है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से निगरानी आरबीआई की रहेगी। बढ़ती खबरों में आगे और देखिए, एनपीएस वालों को ही मिलेगा यूपीएस का लाभ और यूपीएस के 23 लाख कर्मचारियों को पेंशन मिल सकेगी। सरकारी खजाने पर हर साल 6,250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनपीएस वालों को ही मिलेगा यूपीएस का लाभ और सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ का अतिरिक्त लोन है और यूपीएस के 23 लाख कर्मचारियों को पेंशन अब मिल सकेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस की घोषणा की गई और इसके बाद में अब जो सवाल है वो ये कि जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर किस तरीके से इसका असर रहने वाला है। और यहाँ दैनिक जागरण में जो हेडलाइन है वो है राज्यों के खजाने पर दो तरफा असर करेगी एकीकृत पेंशन योजना। पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के बोझ में राज्य दबे जा रहे हैं और यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य इससे और ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। प्रीति, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। आवास की अगर बात करें तो मार्च तिमाही के मुकाबले 3% बढ़े हैं दाम, यानी कि घरों के मकान की कीमतें 2024 की दूसरी तिमाही में बढ़े हैं। दूसरी तिमाही में 12% दाम बढ़े हैं। लग्जरी मकानों की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। हमने देखा है कि पहले लोग 2 BHK में रहते थे, लेकिन अब 3 BHK, 4 BHK की मांग बढ़ी और जो घरों के साइज़ है उसमें लगातार इजाफा किया जा रहा है। लग्जरी घर लोगों को चाहिए, लोग सुविधा के हिसाब से अपने घर ले रहे हैं, वो ज़्यादा लग्जरी कंफर्ट को पसंद करते हैं और ऐसे में इसके दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। मार्च तिमाही के मुकाबले 3% ये बढ़े हैं। और प्रीति, अगर हम अमर उजाला की बात करें तो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया जिसमें बताया गया कि अगर 5 साल की बात करें, डेटा देखें तो 5 साल में 90% तक महंगे हुए हैं मकान। 89% तेजी के साथ में एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेस चौथे और गुरुग्राम 9वें स्थान पर है और 90% जो उछाल है कीमतों में मकानों की वो पिछले 5 सालों में देखा गया है। देश भर में मकानों की औसतन कीमतें 5 साल में 90% तक बढ़ गई हैं। बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, इसमें यानी कि सबसे आगे रहा। दिल्ली एनसीआर में द्वारका एक्सप्रेस चौथे स्थान पर रहा और इसी के साथ में यहाँ पर 89% जो दाम है वो बढ़े हैं। इसके साथ साथ में एनरॉक की सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु का सबसे पहले स्थान पर रहा और इस बीच यहां पर औसतन कीमत 2019 में 4,300 रुपए प्रति वर्ग फुट थी और अभी 8,151 रुपए प्रति फुट पहुंच गई है। तो देखिए लगातार जो कीमतें हैं मकानों की वो बढ़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। झारखंड से आ रही खबर आपको बताते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले ही यशवंत सिन्हा बना सकते हैं एक नई पार्टी, ये जानकारी मिल रही है। अटल विचार मंच हो सकता है नाम और समर्थकों के साथ में यशवंत सिन्हा ने बैठक भी की है। पार्टी को लेकर ही कहा जा रहा है ये बैठक की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले एक नई राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। उन्होंने रविवार की शाम को हजारीबाग के अटल सेवा केंद्र में अपने समर्थकों के साथ में बैठक के दौरान नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा और इसके ऊपर चर्चा की है। ऐसी खबर फिलहाल मिल रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये पार्टी कब तक बनती है और क्या कुछ किया जाता है। देखिए, यशवंत सिन्हा एक सीनियर लीडर रहे हैं और अब वो अपनी पार्टी बनाने पर फोकस करें। यशवंत सिन्हा नई पार्टी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पाली में वंदे भारत को डिरेल करने की साजिश। ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा गया। 23 अगस्त की रात की यह घटना है। ड्राइवर की सूझबूझ अगर ना होती तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। सीमेंट के ब्लॉक से
वंदे भारत ट्रेन टकराई थी। अहमदाबाद से जोधपुर जा रही थी ये वंदे भारत ट्रेन। रेलवे अधिकारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में मामला दर्ज कराया है। लेकिन ये जो खबर है वो लगातार सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि वंदे भारत किस तरीके से कई दफ़ा दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। जोधपुर में वंदे भारत को पलटाने की साजिश की गई। सीमेंट के ब्लॉक से ट्रेन टकराई और इंजन को कवर करने वाले रेल गार्ड को इस दौरान में क्षति पहुंची। बढ़ते खबरों में आगे बात राजस्थान की, जहां राजस्थान के प्रतापगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर थाना अधिकारी और दलाल गिरफ्तार किया गया है। 8 लाख रिश्वत के साथ अरनोद थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। दलाल कांतिलाल प्रजापत उर्फ गुड्डू को भी गिरफ्तार किया गया है और थाने में दलाल के मार्फत ले रहा था रिश्वत, थानेदार रिश्वत और एनडीपीएस मामले में आरोपी नहीं बनाने को लेकर मांगी गई थी रिश्वत। अरनौद थाने में ये पूरी कार्रवाई हुई है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां राजस्थान प्रतापगढ़ में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। 8 लाख के रिश्वत के साथ थाना अधिकारी को गिरफ्तार किया। आगे बढ़ते हैं। पड़ोस में खून खराबा, 2 और हमलों में 16 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली। हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। बलूचिस्तान में यात्रियों को बस से उतारा गया और आईडी देखकर 23 लोगों को गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद वाहनों में आग लगा दी गई। तस्वीरें सामने आई। हर कोई इन तस्वीरों को देखकर हैरान था किस तरीके से आतंकी हमला हुआ। ये कहा जा रहा कि ये पाकिस्तानी पंजाबी थे जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और देखिए, इस खबर की जानकारी अमर उजाला के फ्रंट पेज पर दी गई कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले में 51 लोगों की जान चली गई। पंजाब के लोग बने निशाना और राजमार्ग पर वाहन रोके गए, पहचान पत्र देखे गए और बस में 23 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। 35 वाहनों को विद्रोहियों ने आग के हवाले भी कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी विद्रोहियों के राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल परिवहन और साथ साथ पुलिस चौकियों को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 51 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बाद दिल्ली में घटी है जन्म दर। ये जानकारी मिली है। प्रति 1000 की आबादी पर 18.35 से घटकर 14.85 हो गई है आबादी। 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में जन्म दर प्रति 1000 की आबादी पर 18.35 थी। 2020 में घटकर 14.85 हो गई। वहीं 2021 में 13.13 हो गई और 2022 और 2023 में 14.24 और 14.66 हो गई। अब कोविड-19 महामारी के बाद दिल्ली में जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है और ये प्रति 1000 की आबादी पर घटती चली गई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में भी हेडलाइन दी गई है कि सेक्स रेशियो इन दिल्ली डिप्स पोस्ट कोविड पैंडेमिक। जो रेशियो है वो घटा है फ्रॉम 933 इन 2020 टू 922 इन 2023। दिल्ली गवर्नमेंट की रिपोर्ट सामने आई। दिल्ली गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को साझा किया और इसमें जो दरें हैं उसको डिटेल तरीके से बताया गया। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट का नया कानून लागू हुआ। अब पीछा नहीं करेंगे बॉस के कॉल और मैसेज। आदेश नहीं मानने पर दोनों ही तरफ जुर्माना। कर्मचारी पर 10 लाख, कंपनी पर 53 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारियों का ख्याल रखते हुए राइट टू डिस्कनेक्ट लाया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून है क्या, जरा इसको समझिए। आपकी शिफ्ट पूरी हुई, उसके बाद आपका बॉस आपका पीछा नहीं कर सकता, आपको कॉल नहीं कर सकता, आपको मैसेज नहीं कर सकता, आपको कोई आदेश मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और अगर ऐसी कोई भी ज़बरदस्ती की तो फिर कंपनी पर जुर्माना, बॉस पर जुर्माना और देखिए कर्मचारी पर 10 लाख का जुर्माना। मतलब आदेश नहीं मानने पर दोनों तरफ जुर्माना। कर्मचारी पर 10 लाख, कंपनी पर 53 लाख का जुर्माना। यानी ऐसा नहीं कि आपने किसी भी कंडीशन में आकर अगर अपने बॉस की बात मान ली तो आप बच जाएंगे, जुर्माना आप पर भी लगेगा। कर्मचारी पर 10 लाख का जुर्माना है तो कंपनी पर 53 लाख रुपए का जुर्माना है। ये है ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट, जो कि नया कानून जिसको लागू किया गया। आप पीछा नहीं करेंगे बॉस के कॉल्स और मैसेज, आदेश नहीं माना तो दोनों तरफ जुर्माना होगा। कर्मचारी पर 10 लाख, कंपनी पर 53 लाख। बढ़ते आगे खबरों में कि जॉब्स नौकरियों की बहार ला रहे हैं। और बात अगर करें त्योहारों की तो ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में हायरिंग बढ़ने की उम्मीद है। 40% हायरिंग बढ़ने की उम्मीद है और हायरिंग में सबसे तेज ग्रोथ की भी बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गिग जॉब्स नौकरियों की बहार ला रहे त्यौहार और ई कॉमर्स की यहाँ पर बात की गई है। 40% हायरिंग बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही साथ हायरिंग में सबसे तेज ग्रोथ भी होगी। आगे बढ़ेंगे और बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के 82% जिले सूखे पड़े हैं। देश में 6% ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन 6 राज्यों के 50% जिलों में सूखे के हालात हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा
फायदा मध्य प्रदेश को हुआ है, लेकिन पंजाब के 82% ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं कहा जा रहा है, जहां अभी भी सूखा पड़ा है। आप देखिए पूरे देश भर में बारिश हो रही है, बारिश के बाद हालात भयानक है और कई लोगों की तो बारिश की वजह से मौत भी हो गई है, लेकिन पंजाब के 82% जिले सूखे हैं। तो ओवरऑल रेनफॉल इनइक्वालिटी देखी जा रही है। इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी से, जहां पर नर्सिंग के छात्र से रेप का पूरा मामला, ऑटो ड्राइवर पर छात्रा से रेप का आरोप लगा है। नशीला पदार्थ पिलाकर रेप का आरोप ऑटो ड्राइवर के ऊपर लगा है और इसी को लेकर फिलहाल जो परिजन है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और महाराष्ट्र से ये खबर आपको बता दें कि रत्नागिरी से ये खबर